चैप्टर भी इंट्रो वाला ही है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज, लेकिन उससे पहले जो जेंडर यहाँ पे मौजूद है उनका भी था। जेंडर में हमारा जो फोकस होना है सारे का सारा वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे ही होना है। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन आजकल अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेल के साथ हो रही है हमारे, ये मेरा मानना है, ये हकीकत है, हकीकत है। हाँ जी, नहीं बहुत सारी जगह पे फीमेल के साथ ही हो रही है। जितनी सोसाइटी महजब होती जा रही है ना, उतना ही डिस्क्रिमिनेशन मेल की तरफ आ रही है प्रैक्टिकली, लेकिन उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, उस पर कोई थ्योरीज नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है। फिर मेल अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखना चाहता है, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, कि वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो नतीजा तक वो डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ती चली जा रही है, उसको फेस करना। दोबारा ये थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें शायद कंफ्यूज करें, उन कंफ्यूजन को हमने आज ही दूर करना है। पहले इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिफरेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जितनी थ्योरीज हैं, जितना मटेरियल हमारे पास है, वो हमारी सोसाइटी में से नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम वीक है। हमारे पास जितना मटेरियल है ना पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज पे, तो सारा फॉरेन ऑथर से आया है और फॉरेन सारी अप्रोच है जेंडर की। उस वजह से स्टूडेंट कई जगह पे कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा, इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त आपने अपने आप को फोकस नहीं करना या अपनी फैमिली को फोकस नहीं करना, क्योंकि हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं हुआ, या हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। हमने स्कॉलर बन के देखा। हम यहाँ बैठ के अगर हम कहें कि यहीं पे बैठ के यही स्टूडेंट्स की बेसिस पे हम पॉलिसी बना दें कोई पूरे कंट्री के स्टूडेंट्स के लिए या हर क्लास के लिए, तो ये पॉसिबल है। अगर स्टूडेंट्स के लिए कोई आपने पॉलिसी बनानी है तो आपको हर लेवल का, हर तरह के स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हर तरह के एजुकेशनल सिस्टम को देखना पड़ेगा। सिमिलरली जब इस सब्जेक्ट को पढ़ना है आपने, तो उसमें भी आपने जेंडर को सिर्फ इसलिए नहीं देखना कि जस्ट अपनी फैमिली में देख लिया या अपनी सोसाइटी में देख लिया, हमने इसको ग्लोबल सिनेरियो में देखना है। उसके अकॉर्डिंग हमने फिर उसको स्टडी करना है, फिर हमें कॉन्सेप्ट आसान लगेंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज है। ठीक है, छोटा सा इसका कोर्स आउटलाइन है, 9 चैप्टर है और हर क्लास में एक चैप्टर इंशाल्लाह कवर हो जाया करेगा। बहरहाल इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन इसलिए कि अपनी बात ना हो जाए, पहले सब्जेक्ट की बात किस काम के लिए है उससे शुरू करना चाहिए। एनीवेज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम खत्म करेंगे, हम मेल से शुरू करेंगे, क्योंकि हमेशा लेडीज फर्स्ट होती है। ठीक है, चलेंगे मेल अब बैठे बेतरतीब है, कहाँ से शुरू करें? आपसे शुरू कर लेते हैं। जनाब आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है तो चलें। और क्या पहले क्वालिफिकेशन है? कोड तो लग रहे हैं। ठीक है, मेरे के काला कोट है, मैं नहीं पाया, डिग्री करके पाया। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, प्रैक्टिसिंग लायर है जी। आप मास्टर्स किया है? बैचलर किस सब्जेक्ट में? सिंपल। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स। BS फिजिक्स। देख लो, पहले डिस्क्रिमिनेशन में कहा थी, पहले मुंडे कर लें। चले अब लेडीज सेकंड जी। अप्लाइड इंडस्ट्री। ठीक है, सिंपल BA। ठीक है, मेरा नाम निशा है, मास्टर्स किया है। I'm Tahir, I'm feeling stats from DC. तो क्लास से
जी आप 2 फीमेल रह गए। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है जी, मैं PhD स्कॉलर हूँ, मास्टर्स ऑनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ DC से, और उसके अलावा प्रीवियसली जो है काम किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट में, उसके अलावा NGOs के साथ कुछ काम किया है 2 दिन। करंटली मैं रिवा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, उसके अलावा HEC का रिसर्च एसोसिएट हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप पे एक प्रोजेक्ट है उसका, ज़्यादा नहीं तो ये। और इसके अलावा जो CSS के हवाले से है वो किप्स सत्याना रोड, वहाँ पे सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज 2018 से और यहाँ पे 2019 से पढ़ा रहा हूँ। ओपन यूनिवर्सिटी का ट्यूटर हूँ। ये कुछ मसलियात है। नफीस मेरा नाम है, मोहम्मद नफीस। कोशिश मेरी ये होती है स्टूडेंट्स के एंड पे, आपके लेवल पे, आपकी पार्टिसिपेशन मैक्सिमाइज की जाए, क्योंकि स्टूडेंट जब देखें आपका वो लेवल नहीं है कि आप नोट्स को तैयार करेंगे और पेपर दे देंगे, आपका वो पेपर नहीं, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है उसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो पार्टिसिपेशन के लिए आपकी हेजिटेशन दूर करनी, यही वजह है कि मैंने आपसे फ्रैंक मैनर में बातें की स्टार्ट में पहले ही, ताकि आपका फियर ख़त्म हो जाए। किसी का हार्ट रेट 100 या +100 प्लस ना हो, नॉर्मल हार्ट रेट के साथ। कोई मैंने ना आपके सेशन लगाने हैं, ना आपको फेल करना है, ना आपकी कोई कोई आपकी रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद और जो मैं यहाँ से जो भी ये मुझे पे करते हैं वो हलाल तभी होगा जब यहाँ पे बैठे एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, मास्टर टू PhD 4x4 है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उससे पहले मैं सेकंड डिवीजनर था ग्रेजुएशन में। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस यही था कि क्लास में बैठ के खामोशी से बैठना, पूरी तवज्जो से सुनना और मैक्सिमम पार्टिसिपेट करना। घर जाके नहीं पढ़ता था, वो हमेशा मुझे कहते थे कि यार तुम कभी किताब को हाथ नहीं लगाया तुमने, पता नहीं कैसे नंबर आ जाते तुम्हारे। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता था तो आपसे जो भी पूछ लिया जाता था वो आपको एक्सप्लेन कर देते थे। और फिर देखिए वही क्वेश्चन अगर आप 5 से 10 दफ़ा भी आप मेरे से पूछेंगे तो हर दफ़ा डिफरेंट जवाब होगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट वही होगा, वर्डिंग डिफरेंट होगी। जब आप इस तरह से लिखने के काबिल हो जाएंगे तो तब आप, मैं समझता हूँ कि आप इस काबिल हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। CSS रट्टा यहाँ पे कतई तौर पे काम किया, कोई किसी ने ये नहीं कहना कि डिफाइन फलाफला या उसको डेफिनेशन लिखें और उसके पार्ट्स जो है या उसके कंपोनेंट एक्सप्लेन कर दें तो क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको सारे के सारे जो हैं वो रैशनल क्वेश्चन होंगे जो मंतक की बेस पे आपने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट पास पेपर देख लें, तो चाहे वो जेंडर स्टडीज़ है, चाहे वो सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी आपको कोर्स आउटलाइन में से एज इट इज उठा के नहीं देगा। वो रेलिवेंट ज़रूर होगा, लेकिन उसको लिखने के लिए 2 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। एक तो आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप लिखना जानते हैं, उसको अच्छे अल्फाज देना जानते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर ये दोनों चीज़ों को लेना, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है और आप अच्छा सोचते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन की समझ तो आ गई है, लेकिन उसको लिखने के लिए आपके पास प्रॉपर अल्फाज नहीं है, वोकैबुलरी आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग आपके गलत मतलब अच्छे नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके आपने चला। वरना मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। उसमें ये है कि नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कोशिश कीजिएगा वो अवेल कर लें, या अगर वो आप नहीं लेना चाहते, आपको पसंद नहीं है, या जो भी आपकी अप्रोच है, जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसको एक दफ़ा पढ़ के आए। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे ना, ये नहीं है कि पहली लाइन में कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई है कि जो समझ नहीं आ रही तो वहीं पे आप अटक जाए, वहाँ पे अटकने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ नहीं समझ आई उसको अंडरलाइन कर लें, आगे चलेंगे। आप देखें 100 लाइनें पढ़ेंगे तो उसमें से 25, 30, 40 आपको समझ में आ जाएंगे। क्लास में आने से पहले इसका मतलब है कि 30 to 40% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपने उससे आगे शुरू करना है, और अगर आप नहीं पढ़ के आते तो आप 0 से शुरू करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि एक दफ़ा गो थ्रू हो गए, ताकि प्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन हो, प्रोडक्टिव डिस्कशन हो हमारी,
और उससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ने पढ़ाने का। तो मेरा ये स्टाइल है, मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। तो गलत बोल देंगे बहुत अच्छी बात है, मैं सबसे पहले ही, क्योंकि आप एक दफ़ा गलत बोलेंगे, यहाँ बोल देंगे, गलती आप यहाँ छोड़ जाएंगे, पेपर में सही कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे। और अगर आप नहीं बोलेंगे, आप वही गलत कॉन्सेप्ट आप अपने साथ लेके जाएंगे और वहाँ जाके उसको लिख देंगे। दूसरी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई स्टूडेंट, देखें ये आप सभी लोग बैठे हैं, जैसे किसी एक स्टूडेंट से अगर उसने वर्क करें पार्टिसिपेट करने के वाले से उसने कोई बात कर दी है, कोई क्वेश्चन पूछा है, तो उसने जवाब दिया है या मैंने पूछ लिया है और वो जवाब बिल्कुल इररेलेवेंट है, तो बाकी लोगों को उस पर हंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? मैं कम से कम नहीं हंसूंगा, या वो स्टूडेंट भी ये फील ना करे कि यार मैं अगर ये पूछ लिया, लेक्चर कैंड है और मैं पहली लाइन के बारे में पूछ रहा हूँ कि मुझे तो सर ये भी समझ नहीं आई। ऐसा नहीं करना। आप आखिरी लेक्चर वाले दिन पहले चैप्टर की पहली लाइन भी पूछेंगे, तब भी मैं समझूंगा कि ये अच्छी बात है। एटलीस्ट आप गलत कॉन्सेप्ट को लेके नहीं जा रहे, आपकी कंफ्यूजन थी दरमियान में, ये तो नहीं ना कि सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट गलत हैं। तो एक चीज़ अगर नहीं समझ आई है तो चाहे 4 क्लासेस गुजर चुकी हैं, उसके बावजूद आप उसको पूछें, या आखिरी क्लास में भी पूछ लें पहले चैप्टर का, तो कोई चलेगा। मतलब आपको खुली आज़ादी है किसी भी चीज़ के बारे में पूछने की, अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स आउटलाइन। ठीक है? तो हेजिटेट नहीं करो। एनीवेज, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। स्टूडेंट्स क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, मेरी वैसे थोड़ी अप्रोच ये होती है कि मैं स्टूडेंट से पहले पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या है। तो कई स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि शायद इससे ये, अब हमें अगर पता होता तो हम यहाँ पे क्या लेने आते हैं। लेकिन मेरी अप्रोच क्या होती है कि कई दफ़ा स्टूडेंट, मोस्टली आपका कॉन्सेप्ट ठीक होता है, उसको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, उसमें टाइम भी बच जाता है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। अगर वो सही है तो उसको पॉलिश कर दिया जाए, और अगर वो कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल इररिलेवेंट है, तो हम उसको रिप्लेस कर दें और एक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ें। तो जेंडर स्टडीज से स्टूडेंट्स, आपके जहन में क्या आता है कि जेंडर स्टडीज में हम क्या स्टडी करने जाएंगे? आप लोग जैसे हर स्टडी जेंडर की बेस पे की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कलर की बात करते हैं तो हमारी सोसाइटी में कलर की भी जेंडर स्टडी है कि फीमेल्स के साथ पिंक कलर एसोसिएट किया जाता है और बॉयज के साथ ब्लू कलर एसोसिएट किया जाता है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या लगता है कि जब पिंक कलर फीमेल के लिए चूज कर ही लिया गया, मतलब ऐसे जो होता है, इससे क्या डिस्क्रिमिनेशन क्या हुई, क्या गलत हुआ, क्यों स्टडी करना जरूरी है? जैसे हमारी सोसाइटी में अगर हम लड़की के लिए ब्लू कलर ले आते हैं या बॉय के लिए हम पिंक कलर ले आते हैं, तो हमारी सोसाइटी उसको मेरे लिहाज से उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है कि लड़के के लिए पिंक कलर की। जी बिल्कुल। ये इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? ये जो छाप है, इसको क्या टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सोशल नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स नहीं कहेंगे, ये बड़ी अच्छी बात आप कहेंगी। आप ये कल्चर इसको कहेंगे। नॉर्म थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्म्स कल्चर के कंपोनेंट है। मैं आपको कल्चर का बता रहा हूँ। देखो, थोड़ा सा कल्चर को भी पढ़ के आइएगा और मैं भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ उसके अकॉर्डिंग। कल्चर बहुत ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस करता है। जेंडर स्टडीज को पढ़ने के लिए सबसे आसान अप्रोच ये है कि आप पहले कल्चर को पढ़ लें। कल्चर की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें नेचुरल लगना चाहिए, अपने कल्चर, और अपने कल्चर को हम सुपीरियर समझना शुरू कर सकते हैं और दूसरे कल्चर से हमें चीज़ें अजीब लगती हैं। जैसे अपने ही फैमिली कल्चर एक ब्रॉडर टर्म है। कल्चर एक यूनिवर्सल कल्चर है जो पूरे पाकिस्तान का है, ठीक है, जैसे पाकिस्तानी कल्चर, ठीक है। और उसके बाद फिर सब कल्चर आ जाता है। पंजाब का कल्चर डिफरेंट है, सिंध का डिफरेंट है, फिर उसके बाद हाँ जी सोशल नॉर्म्स हर बंदे की, हर फैमिली की अपनी होती है। नहीं, यही कॉन्सेप्ट है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सोशल नॉर्म हर बंदे में नहीं, उससे थोड़ा और नैरो करते हैं कल्चर को, ठीक है। पंजाब में आ जाए, पंजाब का है कल्चर। पंजाब के बाद आप शहरों में देखें तो एक सिटी से दूसरे सिटी वेरी करता है, ठीक है। विद इन द सिटी आप देखें तो विद इन द सिटी भी लोगों का कल्चर वेरी करता है। एक स्पेसिफिकली उस प्रोफेशन के लिहाज से भी, या फैमिली जैसा पढ़ाई है, जट है, या जो शहर में रहने वाले लोग हैं, रूरल कल्चर, अर्बन कल्चर, ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं टू सम एक्सटेंट, ठीक है।
वो जो डिफरेंस है उस वजह से हमें अपना कल्चर जिसमें हम रह रहे होते हैं वो हमें नेचुरल लग रहा होता है और दूसरा हमें आउटसाइडर लग रहा होता है। जैसे यहाँ के लोकल रहने वाले लोगों को महाजर और महाजरों को लोकल लोगों के साथ बहुत सारी चीजें जो है वो जनरेट करते हैं। जो नॉर्म्स की आप बात कर रहे थे, नॉर्म्स क्या है? देखिए हमारा जो कल्चर है ना इसके बेसिक एलिमेंट है 5, ठीक है। सबसे पहले सिंबल, निशान, ठीक है। जिस तरह पहली बात हमारी क्लास में हुई सिंबल, रेड का और पिंक का, और पिंक का मतलब क्या है? ठीक है, पिंक के साथ हमने एक मीनिंग अटैच कर दिया ना, ठीक है, फीमेल के लिए। ब्लू के साथ मेल अटैच कर दिया। रेड कलर के साथ हमने डेंजर लगा दिया, रोकने का। जैसे अगर हम ट्रैफिक सिग्नल की बात कर लेते हैं, ग्रीन का मतलब है ओके, ठीक है, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, ब्लैक के साथ पीके देखिए आप लोगों ने, पीके जिन लोगों ने नहीं देखी वो देखिएगा, ठीक है। पीके में वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जहाँ पे वो बस में एक वो बेवा बैठी होती है, तो वो उसको जानने के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, तो लोग कहते हैं कि ये बेवा देख के तो तुम उसका हाथ पकड़ रहे हो। तो कहता आपको कैसे पता चला कि बेवा है? तो देखते नहीं कि उसने व्हाइट कपड़े पहने हैं, तो मतलब है कि एक मीनिंग अटैच है व्हाइट कपड़ों के साथ उस सोसाइटी में। अब वो बेचारा वहां से उतरता है, बात में मार खा के, तो नीचे वो एक क्रिश्चियन लड़की है, उसकी शादी हो रही है। अब उधर कल्चर और है, उधर व्हाइट सूट पहना जाता है शादी वाले दिन। वो कहता है जी बड़ा अफसोस हुआ, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो कहती क्या? वो कहता है जी आपने व्हाइट कपड़े पहने? नहीं, डेथ में तो ब्लैक पहनती, और ब्लैक वो बुर्का पहना होता है मुसलमान लड़की ने। उससे कहता है जी कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो हस्बैंड पीछे पड़ जाता है, मैं तो जिंदा। तो ये क्या है? ये क्रॉस कल्चरल एग्जांपल्स हैं। एक कल्चर में एक चीज का मीनिंग और है, ये है सिंबल, ठीक है, हर कलर के साथ डिफरेंट। और ये सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारी कल्चर पहले दिन से उस पर बात करते हैं कि किस तरह से ये उसके साथ जुड़ा है। आप इसकी बात करते हैं सिविलाइजेशन की, कल्चर का करते हैं उस पर बात। कल्चर वहीं से शुरू हो जाता है जब एक से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं, तो सब आते हैं। देखिए अगर मैं अकेला हूँ तो कोई, अगर मैं दुनिया में अकेला रह रहा हूँ या किसी प्लेनेट पे अकेला हूँ, तो मेरे ऊपर कोई कल्चर, कोई नॉर्म, वैल्यूज, बिलीफ, कोई कानून, कुछ भी लागू नहीं होगा। जो ही दूसरा बंदा मेरे साथ आएगा उसका इंटरेस्ट और है, मेरा और है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या एग्रीमेंट करते हैं? किस सिचुएशन में हमने क्या करना है, ठीक है, हंसना किस बात पे है, रोना किस बात पे है, किस चीज को कैसे फील करना है, ठीक है, किस चीज पे कैसे रिएक्ट करना है। रेड कलर का क्या मतलब है, ग्रीन का क्या मतलब है, उन्होंने अपने आपस में रहने के लिए, ठीक है, उसको ये यहीं से कल्चर शुरू हो गया, मीनिंग अटैच करना शुरू कर दिया। तो फिर पॉपुलेशन डेवलप होते गए, ठीक है, मीनिंग डिफरेंट होते गए, रिलीजन डिफरेंट होते गए, ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू देयर नीड उन्होंने अपना लिविंग पैटर्न चेंज करना शुरू कर दिया। कल्चर की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? इट्स पीपल्स वे ऑफ लाइफ, ये आपके रहने का तरीका है। और दो तरह का कल्चर होता है, एक मटेरियल कल्चर होता है, दूसरा नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर में क्या है? मटेरियल कल्चर में ये हमारे इस रूम की शेप है, इस डाइस की शेप है, ठीक है, ये डाइस प्लास्टिक का भी बन सकता है ना, लेकिन हमारा कल्चर जो है उसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें प्लास्टिक का अजीब लगेगा। किसी कंट्री में पॉसिबली प्लास्टिक के यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए नेचुरल है कि हमारे कल्चर में ये है, तो हमें दूसरी चीज थोड़े डिफरेंट लगेगी, ठीक है। इसी तरह जो कल्चर टू कल्चर चीजें वेरी करती है। और मैं बात कर रहा था कि इट्स पीपल्स वे ऑफ लाइफ, ठीक है, ये आपके रहने का तरीका है। उस रहने के तरीके में दो चीजें, एक मटेरियल कल्चर है और एक नॉन मटेरियल कल्चर है। नॉन मटेरियल कल्चर जो इनटेंजिबल, जिन चीजों को आप टच नहीं कर सकते, जैसे हम बात कर रहे थे ये सिंबल्स की, लैंग्वेज की, लैंग्वेज को आप टच नहीं कर सकते। हर कल्चर की लैंग्वेज डिफरेंट है और लैंग्वेज के साथ मीनिंग डिफरेंट रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्म एंड वैल्यूज, फिर बिलीफ, ये 5 बेसिक कंपोनेंट है, सिंबल, लैंग्वेज, नॉर्म, वैल्यूज और बिलीफ। नॉर्म क्या है? अब आपका मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। नॉर्म आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं, ठीक है, कि क्या अप्रोप्रिएट है, किस सिचुएशन में, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि किस सिचुएशन में आपने कैसे बिहेव करना है,
ये आपकी सोसाइटी के नॉर्म, ठीक है। अब नॉर्म की फर्दर दो टाइप है, एक मोरेज है और एक कोई बात नहीं। तो एक मोरेज है और एक फोक वेज, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन है, ये आपकी कोर्स आउटलाइन का तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है। उसके बाद हम जेंडर की तरफ आएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, नॉर्म्स दो तरह के हैं, मोरेज और फोक वेज। नॉर्म्स में से ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन निकलता है। देखिए ना, कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये ड्रिंक करना, शराब पीना जिसको कहते हैं, ये जायज होगा, ठीक है। और हमारे कंट्री में इस पे पनिशमेंट है, ठीक है। इसको सेल करना है या इसको पीना, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कल्चर का है। उनके कल्चर में एक चीज अलाउड है, उनके नॉर्म्स में वो चीज अलाउ है। नॉर्म्स की बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने उसको अलाउ कर दिया, ठीक है। हमारे नॉर्म्स के ये अगेंस्ट है, ठीक है। इसी तरह हमारे ड्रेसिंग पैटर्न है, वो कल्चर में से निकलते हैं। तो कल्चर के अकॉर्डिंग नॉर्म क्या कहता है कि आपने अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करनी है। अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग क्या है? हमारी सोसाइटी की अप्रोप्रिएट और है, किसी और की और है। ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, नॉर्म्स, ये आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं। इसमें कुछ जो मोरल्स और फोकस की बात कर रहा था, मोरल्स वो वाले नॉर्म्स हैं जिन पे बड़ा सीवियर रिएक्शन हुआ सोसाइटी की, ठीक है। और जो फोकवे हैं, फोकवे ऐसे नॉर्म जिनकी वायलेशन पे कोई खास रिएक्शन नहीं होता, उनको गलत तो समझा जाता है लेकिन इतना गलत नहीं समझा जाता। जैसे यहाँ भी मैं आगे पग मान के आ जाता आपके सामने, लड़के का पिंक शर्ट, लगता तो जी लड़के का सब पिंक शर्ट पहन लेना। हाँ जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने रेड कलर पहन लिया तो पॉसिबली किसी के लिए ये हो, लेकिन इसमें देखिए ना आप लोगों ने कोई खास रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं शर्ट पहन के ही ना आता, बनियान के साथ आ जाता, तो ये फोकवे था, तो उस पर तो फिर क्लास ही नहीं हो सकती थी ना। तो ये मोरल एंड फोकवे, मोरे मोर से मोरे, MORE मोर, उसकी सीवियर रिएक्शन होता है। तो बहरहाल कल्चर आपके बिहेवियर को गाइड करता है, आपका लिविंग पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग आप बाकी चीजें भी बनाते हैं। आपके टूल्स, आपके हाउस, देखिए आप शेप देखें, अगर हम पंजाब में घरों की बात करते हैं तो उनकी छतें कैसी होती हैं? बिल्कुल प्लेन होती हैं, चौरस होती हैं। और मरी वाली साइड पर जाते हैं तो यूं होती है, वाह बर्फ है, बारिश है तो गिरेगी। हाँ, क्या है? इट्स पीपल्स वे ऑफ लाइफ। उनका जैसा एनवायरनमेंट था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बना लिया, हमारा जैसा था हमने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह हमारे व्हीकल, मतलब लाइफ सारी की सारी हमारे कल्चर के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। इसी तरह हमारे कल्चर में जेंडर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखें बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा जेंडर क्या है। जेंडर, अच्छा पहले तो बात ये करते हैं कि जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है। पढ़ा है कभी? कोई कॉन्सेप्ट है? अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कई दफा फॉर्म फिल करते वक्त जेंडर लिखा होगा कहीं, हाँ? और कहीं लिखा होगा सेक्स। जी, लगता क्या है? किसी को कोई आइडिया है क्या डिफरेंस होगा? जेंडर इंसान है, जेंडर, अच्छा, और सेक्स मेल फीमेल, जानवर, हर मेल फीमेल है। अच्छा, सेक्स मेल और फीमेल है जी। तो जेंडर, जेंडर क्या कहते हैं? स्पीशीज कह सकते हैं। अभी चले वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, सेक्स वाली, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है सेक्स, ठीक है। बायोलॉजिकल डिफरेंस जो मेल और फीमेल में है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं सेक्स की कैटेगरी, ठीक। और जेंडर क्या है? सर ये एक इक्वल लेवल कह सकते हैं ऐसा? नहीं, इक्वल वर्ड नहीं है, यही प्रॉब्लम। इसी चीज को पढ़ने के लिए आप आए हैं कि, और इसी के गिर्द हमारा सब्जेक्ट घूम रहा है। जेंडर ये आपका सोशली एस्क्राइब्ड रोल है, जी ठीक है। सोशल, ये सोशल कॉन्सेप्ट है। देखिए फीमेल ने, आप पहले ये चीज नोट कर लें कि ये सोशल कॉन्सेप्ट है और वो बायोलॉजिकल है। इस बात की तो समझ आ गई ना? ये क्यों डिफरेंट है? देखिए फीमेल पंजाब में भी फीमेल है, ठीक है, वो चाहे यूएसए में रहती है वो भी फीमेल है, बायोलॉजिकली वो सेम है,
लेकिन जो मैन और वुमेन है, देखो वुमेन है पंजाब की, उसके साथ जो प्रेस्टीज अटैच है, जो रिस्पेक्ट अटैच है, और जो किसी रशिया में रहने वाली फीमेल के साथ अटैच है, उसका मीनिंग डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है ना। इसीलिए हमने बात पहले कल्चर से स्टार्ट की ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फीमेल फीमेल ही है, उसके बॉडी ऑर्गन, उसकी बॉडी शेप या मेल की, ये यूनिवर्सल, क्योंकि ये बायोलॉजिकल टर्म है। लेकिन उसको जो रोल एस्क्राइब किया जाता है सोसाइटी में, वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है। ऐसा है ना, ठीक है नहीं है? सोचें अब रोल क्या साइन किया। देखिए एक रूरल एरिया में रहने वाली, पंजाब के किसी रूरल एरिया में रहने वाली लड़की से एक्सपेक्ट यूजुअली नहीं किया जाता कि वो जॉब करे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। तो उसको रोल क्या साइन किया जाता है कि बस वो 2 4 5 क्लासें पढ़ ले, उसके बाद घर पे बैठे, ठीक है। एक कल्चर उसको अलाउ नहीं कर रहा, उसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, उससे शादी के लिए पूछने की जरूरत नहीं है किसके साथ करनी है, उसकी शादी करनी है, और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि चाहे उसको बताया जाता है कि आपने शादी के बाद आपका जनाजा ही वापस आना है, ठीक है। वो चाहे आपको जितनी भी मार पड़ती है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो, आपकी किस्मत है, ठीक है। ये क्या, ये किसने सिखाई है? ये किसी एक फैमिली की बात नहीं है, किसी एक फीमेल की नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ, मोर देन 90% रूरल एरिया में, एक्सपेशली 10-20 साल पीछे चले जाए तो और ज्यादा, ठीक है। क्यों? ये कल्चर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, या वही जो नॉर्म्स वैल्यूज की हम बात कर रहे थे, कल्चर ने रोल आपको क्या साइन किया, कल्चर ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन को, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानता, ठीक है। क्या वेस्टर्न सोसाइटीज में भी ऐसा होता है? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन इसके साथ हो रही है, वो जेंडर की बेस पे हो रही है। तो आप सेक्स को तो चेंज नहीं कर सकते, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ जो अटैच जेंडर रोल है या एक्सपेक्टेशंस हैं, या इसका जो मीनिंग है वुमेन होने का, उसको तो आप चेंज कर सकते हो। कैसे? इसको एम्पावर करके, अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज को चेंज करके, अपने कल्चर में चेंज ला के, उनको एजुकेट करके, जहाँ इसकी एजुकेशन की जरूरत है वहीं इसको भी एजुकेट करने की जरूरत है। अगर ये एजुकेशन लेके एम्पावर हो रही है, तो इसको भी बताने की जरूरत है कि ये उसको एक्सेप्ट करे, उस चेंज, उसके एम्पावरमेंट। तो सारी की सारी जो जेंडर स्टडी है हमारी, ये इस कॉन्सेप्ट के गिर्द कह सकते हैं कि जो सेक्स है वो साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड रोल है, और जेंडर जो सोशली डिस्क्राइब्ड है। बिल्कुल, ये सोशल कॉन्सेप्ट है और वो बायोलॉजिकल है। साइंटिफिकली भी इसको बायोलॉजी कहें, क्योंकि साइंस तो देखिए एक और चीज है, सही टर्म्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। मैं डिफरेंस बताता हूँ, साइंटिफिकली क्यों नहीं कह सकते, ऑल्दो बायोलॉजी भी एक साइंस है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल साइंसेस भी साइंसेस हैं, ठीक है। इस वजह से आप साइंटिफिकली जब वर्ड यूज करेंगे तो वो चेक जो भी आपका पेपर करेगा वो उसको रॉन्ग कंसीडर करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें साथ में नोट आपने करनी, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो जेंडर स्टडीज का कॉन्सेप्ट समझ आया कि जेंडर क्या है। अब हमने जेंडर में करना क्या है कि जेंडर की बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन, तो चाहे मेल के साथ हो रही है या फीमेल के साथ, पहले ये ध्यान में रखना, सिर्फ फीमेल के साथ नहीं, वो वुमेन स्टडीज है। इसमें पहले ही चैप्टर में आपके क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज। तो हमारा सब्जेक्ट जेंडर स्टडीज है। हालांकि वैसे एड्रेस हमने इसमें फीमेल को करना है, लेकिन हमने जहन में ये रखना है, ठीक है, कि हम जेंडर को स्टडी कर रहे हैं। कोई कोर्स आउटलाइन में एक जगह पर बेचारे मेल का कोई तस्करा नहीं है बेचारे का, लेकिन हमने फिर भी वो जो है ना, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही करवाने हैं, जहाँ हमें पता है पहले कि हमने लड़ क्या नहीं किया। एनीवेज, हमने एड्रेस बेशक इसको कर रहे हैं ज्यादा, उसकी वजह भी एक है ना कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन वाकई फीमेल के साथ बहुत ज्यादा हुई, ठीक है, और ज्यादातर जगह पे जरूरत भी इसको हम अमल करने की है। तो इस वजह से इसका जो जेंडर स्टडीज का फोकस है ज्यादा, वो ये इसके साथ है, वुमेन के साथ, मतलब मेल पे इतना फोकस इसका नहीं है। तो हमारी सारी स्टडीज किसके बेस घूमेगी कि
जेंडर जो है जेंडर स्टडीज उसमें जेंडर की बेसिस पे फीमेल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो वैसे तो हम इसमें बात ये करेंगे कि जेंडर की बेसिस पे किसी भी इंसान के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन ये स्क्यूड है डाटा। रियलिटी ये है कि इसमें आपने जब क्वेश्चन भी आप लिख रहे हैं ना पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में, तो आपके दिमाग में फीमेल ही होनी चाहिए, फिर ही आपका आंसर ठीक होना है। जैसे जेंडर मेल डिस्क्रिमिनेशन लेती थी वो तो एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगी। हालांकि ये भी बात ठीक है कि मेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, रियलिटी ये है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, आज भी करेंगे। जेंडर स्टडीज की डेफिनेशन क्या होगी, क्या समझ आता है, क्या लगता है कि जेंडर की बेसिस पे सेक्स की जेंडर की बेसिस पे रेस में, रेस टू रेस भी वेरी करता है ना, पाकिस्तान में और रशिया में, और मतलब ये कह लें एरिया टू एरिया ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उस चीज को स्टडी करने का नाम जेंडर स्टडीज है। ठीक है, तो नोट्स हैं किसी की पास? किसी के पास नहीं? अच्छा, मेरे पास भी एक ही कॉपी है, एक लाइन लिख लें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना। जैसे नॉर्मली मेरी ये प्रैक्टिस नहीं है कि मैं लिखवाऊं, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। इसमें डेफिनेशन इसकी प्रॉपर 3-4 लाइनें लिखने पड़ने हैं, स्टूडेंट जल्दी जल्दी लिखिएगा। Anthropology borrowed the term to discuss the social roles। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट का नाम है, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, हां रिलेटेड टू लैंग्वेज, नहीं लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक है। एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि व्हाट इट मीन टू बी ह्यूमन। सोशियोलॉजी से मिलता जुलता है, प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी करता है कि कैसे वो इंसान आज की सिचुएशन में कैसे पहुंच जाता है, लेकिन सोशियोलॉजी ये है। एंथ्रोपोलॉजी borrowed the term to discuss the social roles occupied by male and females in the society। discuss the social roles occupied by males and females in the society। एक लाइन और लिख लें, यही इसी बात के हवाले से जो अभी हमने डिस्कस किया। द gendered roles in the society were assumed to be natural। जैसे मैंने कहा ना कि हम समझते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी जो इक़दार हैं, जो हमारे कल्चर में जो चीजें होती हैं वो हमें नेचुरल लगती हैं, वो भी ये बात कर रहा है। Gender roles in the society were assumed to be natural result of one's sex। किसी के सेक्स की बेसिस पे हैं शायद जेंडर रोल, ये assume किया जाता था। The gendered roles in the society were assumed to be natural result of one's sex, but cross cultural studies demonstrate that while sex is a universal condition, that while sex is universal condition of humans, gender roles vary across the culture। So you said demonstrate that while sex is a universal condition of humans, gender roles vary across the culture। डेफिनेशन को देखें और देखिए, यही बातें हमने डिस्कस की हैं, यही कॉन्सेप्ट हेल्प हुआ है या डिफरेंट है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो डिफाइन आप इसको होपफुली अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ, हमने कॉन्सेप्ट लेना है और उसको एक्सप्लेन करना है, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ठीक है, 2-4 टर्म्स हैं जो मैं समझता हूँ कि जरूरी है। मस्कुलाइन क्या होता है?
मस्कुलाइन और फेमिनाइन। मेल और फीमेल। और क्या लगता है? ये नहीं से गलत होगा। मस्कुलाइन बात ये है कि इससे निकला है, अंदर पढ़ना है, इसको है उसको नहीं। आप अभी इधर खड़े स्ट्रेंथ को मस्कुलाइन, मसल से मस्कुलाइन, मस्कुलाइनिटी मजबूती जिसको आमतौर पर सोचा जाता है, और फेमिनाइन जो फीमेल से रिलेटेड है। हाँ जी, कमजोर। इसके ट्रेड्स लिख लें 2-4, फिर और आसान हो जाए। मस्कुलाइन का लिखें जी, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ब्रेव, इनोवेटिव देखने का। इनोवेटिव। हाँ जी, और इसके सामने लिखें दूसरा जो फेमिनाइन, इमोशनल, कोलैबोरेटिव, नर्चरिंग, नर्चरिंग नेचर और नर्चर। इमोशनल वन कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेट करना। नर्चरी क्या होगा? नर्चर नेचर और नर्चर, नर्चर तरबियत, एक नेचर। हाँ जी, हाँ जी, क्या मिलेगा? हाँ जी, वो नशोनुमा में एक्चुअल आप नर्चर करना, जैसे बच्चों को आप जो पाल रहे होते हैं, पालना उसमें नशोनुमा को एक बायोलॉजी का टर्म आ जाती है, उसको पढ़ना, वो खाना पिलाना, लेकिन साथ ही साथ आप उसको गाइड कर रहे होते हैं, जिंदगी कैसे गुजारनी है, मतलब आप नॉर्म वैल्यूज अपना कल्चर सिखा रहे हो, तो वो सारे का सारा प्रोसेस ब्रॉडर नर्चर है। इसको ब्यूटी की टर्म में ले सकते हैं, ब्यूटी की टर्म ब्यूटी भी कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम्बल, केयरिंग और वल्नरेबल, ये कुछ ट्रेड हैं जो फेमिनाइन है। ठीक है, तो अब आप देखें कि मस्कुलाइन ट्रेड फीमेल के साथ और मेल के साथ अटैच है, और फेमिनाइन फीमेल के साथ अटैच है, लेकिन ये सारे के सारे नेचुरल नहीं है। बंदा भी इमोशनल हो सकता है, लेकिन उसको होने नहीं दिया जाता। कौन सी चीजें जो होने नहीं देती? ये आपका कल्चर है, ये सोशल स्ट्रेन है, ये है नॉर्म। आप परेशान है तो आपको क्या कहा जाता है? लड़का होकर रो रहे हैं, मुझे मन का दिल नहीं है या लेकिन क्या है, आपकी सोसाइटी आपको, आपका कल्चर आपको फोर्स कर रहा है। अब बिहेव कितने भी टूटा हुआ है, रोना नहीं है, ठीक है। भाई उसको एक अगर नेचुरली देखा जाए तो आपका इंसान है यार, तकलीफ है किसी की डेथ की वजह से, या किसी ने कुछ जैसे कि उसके साथ जो भी कोई मामला हुआ जिस वजह से उसको रोना आ गया, तो नेचुरली तो उसको अलाउ होना चाहिए। लेकिन ये कौन सी चीज आपको रोकती है? ये आपका कल्चर है, ठीक है। अब एक कल्चर में बहुत ज्यादा इस चीज को लिया जाता है, दूसरा कल्चर टू सम एक्सटेंट आपको अलाउ कर देता है कि ठीक है यार किसी हद तक हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। सिमिलरली बाकी आप ट्रेड्स देखें जरा एक दफा, मैंने कंपैरिजन के लिए इसीलिए आपको दोनों तरफ लिखा था। अब इसमें ये देखें कि जब कुछ फीमेल हैं जो मस्कुलाइन ट्रेड्स की तरफ आती हैं, ठीक है, कुछ हाँ जी, आप थोड़े ज्यादा हो गया, तो कर सकते हैं ना। हाँ जी, कुछ ज्यादा कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब इसमें भी चेंज आ रहा है, वो मस्कुलाइन की तरफ आ रही है। वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि वो वल्नरेबल नहीं रहना चाहती, वो उससे निकलना चाहती हैं जो फेमिनाइन ट्रेड, ठीक है। तो ये चीजें देखिए, हमने डेफिनेशन में क्या देखा, क्रॉस कल्चरल स्टडीज ये साबित करती हैं कि एक से दूसरी स्टडी में ये चीजें वेरी करती हैं, एक से दूसरी स्टडी सोसाइटी में वेरी करती हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का स्टडी, टोटल जो हमारी जो जेंडर स्टडी है ना, इसने इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द, ठीक है, कि ये जो रोल असाइन किए गए हैं मेल को या फीमेल को, ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन, ये कहाँ से आए? ठीक है, ये
इंसान ने जनरेट किए ना खुद से, और हर कल्चर ने जनरेट किए। कुछ कल्चर में ये बहुत ज्यादा है या इससे भी ज्यादा कुछ और आ जाएगी चीजें, या कुछ दूसरे कल्चर में कुछ चीजें इसमें तो मेट हो जाएंगी, और कुछ जगह पे ये चीजें आपस में रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था क्लास के स्टार्ट में कि हमने इस स्टडी को अपने घर से, अपनी सोसाइटी से बाहर निकल के देखें। पाकिस्तानी सोसाइटी में ना देखें, बाहर निकले, ऊपर जाएं, हेलीकॉप्टर पे चले जाएं, बादलों पे जाके, चांद पे जाके दुनिया को देखें, तो आपको नजर आएगा कि हर जगह पे जेंडर रोल सेम नहीं है। ठीक है, और हर जगह पे मस्कुलिनिटी की डेफिनेशन वो नहीं है, मेल का मतलब वो नहीं है। जैसे यहाँ पाकिस्तान में फादर होना या मदर होने का मतलब और है एज कम्पेयर टू एनी वेस्टर्न सोसाइटी, एनी अदर सोसाइटी। आप ये कह रहे सर ये जो ब्रेन है और अमल है, फीलिंग है, सर ये इंटरनल नेचर है ना, इसीलिए ये देखिए, ये एस्क्राइब्ड है, आपकी सोसाइटी आपको एस्क्राइब कर देती है कि अगर आप मेल हैं आपको मस्कुलाइन होना पड़ेगा, आपने रोना नहीं है। और इसी तरह फीमेल है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, उसी तरह बात है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने कभी देखा, अगर आप आज से 20-25 साल पहले जब शादियां होती थी ना, तो फीमेल रोना शुरू कर देती, उसकी शादी होती थी, वो रोती थी। अब बाय द वे सारी जिंदगी मतलब माँ बाप ने जहेज के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं, अच्छा सा रिश्ता ढूंढना है, ठीक है, और बड़ा वो ख्वाहिश लड़की की भी है कि अच्छा घर मिले और सारा कुछ है, सारा पता भी है, जाना है। लेकिन वो जब एंड टाइम पे वही काम जिसके लिए आप इतने देर से सोच रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो काम होना है तो रोना शुरू कर दें। वो रोती क्यों थी? वो फीलिंग होती है ना सर, इसकी एक मिनट बात आती है, वो फीलिंग होती है अपनों को छोड़ने की। अपनों को छोड़ने की। मुझे यही कह रहा था कि सर ये तो एक सोशल नीड है ना, शादी करना, ये जो भी है जैसे इनकी नीड है, और जो एक सोसाइटी में रहना इतने अच्छा और अटैचमेंट हो नीड के साथ, जब उसको उससे जुड़ाव है तो इमोशनली कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है। आज भी शादियां होती हैं, आज क्या रेशो वही है रोने की, दूसरे फीमेल से रोती है। अब क्यों नहीं रोती? अभी तो घर छोड़ के जा रही है, एक मेकअप पे पैसे लगे हैं, और उसके अलावा और भी कोई रीजन और दोनों ना तो वो भी एक चीज चाहता लगा है, कोई एक्सेप्शनल केस ही है। आप अरे उसको ये भी पता मूवी पढ़ रही है, सारी जिंदगी तमाशा पढ़ रहा है। अभी सर इमोशनल अटैचमेंट भी वो पहले वाली नहीं है। अच्छा, फिर ये भी देखें, आज ही की दौर में रूरल एरिया में अभी भी रोती है ज्यादा। सर उनकी फैमिली की हालांकि वो शादियां भी अपनी ही फैमिली में हो रही होती हैं। अब ये चीजें, अब इसको कोऑर्डिनेट करें अपने स्टडीज के साथ। ठीक है, आज क्यों भी हो रही, आज भी शादी के बाद किसी ने मतलब दूसरे शहर में चले जाना है, किसी ने दूसरे सूबे में चले जाना है, किसी ने दूसरे कंट्री में चले जाना है, लेकिन वो रो नहीं रही। वो कौन सी चीज उसको रोक रही है? मैं इस तरफ आ रहा हूं। वो आपका सोशल प्रेशर है, सोसाइटी में आपके रोल चेंज हो गए हैं। इसी तरह ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन ये सोसाइटी ने इम्पोज कर दिए हैं, और आपको बचपन से सिखा दिया जाता है। वो जो पिंक कलर की आपने बात की ना, आप जब भी ब्लू कलर उठाएंगी तो आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, ये तो लड़कों का कलर है, तुमने क्या करना। अब बाय द वे उससे ना तो कोई एलर्जी है फीमेल को, ना उससे कोई बीमारी लग सकती है, कोई बायोलॉजिकल या कोई फिजिकल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन क्या है, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में पॉसिबली किसी और सोसाइटी में पिंक कलर मेल के लिए डायल, वहां पे अगर आप पिंक कलर पहन के जाएंगे तो वहां पे लोग आपको गलत तरीके से देखेंगे कि यार ये, वो आपको आउटसाइडर समझेंगे। अच्छा, इसके लिए टर्म यूज होती है सोशल साइंस में, एथनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंटर होना। ठीक है, एथनोसेंटर, ETH, हाँ जी बिल्कुल। मैं बोर्ड जरा कम यूज करता हूँ ताकि मैक्सिमम हम पार्टिसिपेट कर सकें, ज्यादा बोल सकें, वो लिखने में जो एक आधा मिनट जाया होना ना, वो हम बात करते हैं। एथनोसेंटर, एथनोसेंटर क्या है? आपने अपनी इक़्तिदार को, अपने कल्चर को दूसरों के कल्चर से सुपीरियर समझना, इसको एथनोसेंटर। अच्छा, एक और डेफिनेशन है, एक और चीज है,
बल्कि 3-4 डेफिनेशन आपको बताता हूँ, आपके आने वाली स्टडीज में आप आने कोर्स आउटलाइन में बहुत सारे काम आएंगे। एथनोसेंट्रिक के बाद आप देखें स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइपिंग, बट द स्टीरियोटाइपिंग इज कौन डिफाइन करेगा अगर किसी ने पढ़ा तो? जी सोसाइटी जो है खास टर्म आपने एक काम भी यूज करती है, उसे स्टीरियोटाइप करते हैं। मतलब अगर जैसे उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए टीचर चूज कर दिया गया है, तो एक स्टीरियोटाइप बन गया है लड़कियों के लिए टीचर। क्या कह रहा है? ये स्टीरियोटाइप अक्सर एटीट्यूड होते हैं, चीज ही नहीं होती, तो वैसे है। इम्पोज कर दिया जाता है और यूजुअली उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है किसी की। एक्चुअल वो अक्सर वो रॉन्ग होता है। स्टीरियोटाइप किस छाप लगा देना किसी चीज में स्पेसिफिक, और दूसरी सवाल क्या है? जी बिल्कुल ठीक है। अब फिर इसकी तरफ आ जाए मस्कुलाइन, फेमिनाइन, और ये पिंक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, जो भी कलर के साथ हमने लगाए ये सारे स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप की हमने देखा, अगर हम बीके फिल्म को देखते हैं उसमें जो एग्जांपल हमने वो जनरल एग्जांपल है, तो स्टीरियोटाइप भी एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में वेरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज है, इस सोसाइटी में द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है, जिसको सोशल चेंज का प्रोसेस कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। ये सडन कभी चेंज नहीं होती सोसाइटी, ये स्लो प्रोसेस होता है और ये कंटिन्यू, हाँ, और हर टाइम चल रहा होता है। इसमें आपकी इनोवेशन, डिस्कवरी और आपका जो कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, स्पेशली आपका जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट तो बहुत कम रह गया, इलेक्ट्रॉनिक जिसको आप सोशल मीडिया कह देते हैं आमतौर पर। कभी भी स्टूडेंट एक और चीज ये गलती नहीं करनी कि जब भी आप देखें तो अक्सर स्टूडेंट लिख देते हैं सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया से पीछे एक ब्रॉडर टर्म है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जी ठीक है, जिसमें सारे का सारा उसमें सोशल किया है। आपने सोशल मीडिया जब एग्जांपल आप कोड कर रहे हैं तो अक्सर क्या लिख देते हैं, प्रिंट एंड सोशल मीडिया। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक में सोशल आ जाता है खुद ब खुद, और बाकी भी सोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टीरियोटाइप भी हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी, हाँ, इक्वालिटी और इक्विटी की। इक्वालिटी तो आपको पता है, एक इक्विटी होती है। इक्विटी क्या लगता है क्या होगा? हाँ जी, मैं बता देता हूँ, टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे। इक्वालिटी का पता, इक्वालिटी बराबरी है, यानी आप अर्ज करें 3 या 4 बहन भाई हैं, एक की उम्र 5 साल है, दूसरे की 10 साल है, तीसरे की 20 साल है, तो सबको सेम पॉकेट मनी दिया जाए, सबको 20-20 रुपए पकड़ा दिए जाए सुबह। अब 20 साल वाले को भी 20 रुपए दिए, इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबरी। नहीं, ये इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। 3 बच्चे हैं, ठीक है, एक की उम्र 20 साल है, उसको 20 रुपए आपने पॉकेट मनी दिया, 10 साल वाले को भी 20 रुपए दे दिया, 5 साल वाले को। अब किसी को कोई एतराज नहीं है, ये इक्वालिटी है। असूली तौर पे तो एतराज नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी है। लेकिन बाय द वे इक्वालिटी हर जगह पे काम नहीं है, ठीक है। जैसे आप विरासत की बात करते हैं ना, आप वकील हैं, आप समझ हैं, तो विरासत तो इक्वल, अगर बाप मर गया तो 4 भाई हैं तो बराबर उसमें तकसीम होगा, ठीक है, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन एक है इक्विटी। इक्विटी कहाँ पे आ जाती है? जब हम ये देखते हैं कि बहन को आधा हिस्सा दिया गया, ये तो इक्वालिटी नहीं है, ये इक्विटी है। ये जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रहा था कि वो 3 बहन भाई हैं, एक की 5 साल उम्र है, एक की 10 साल है और एक की 20 साल है, तीनों को पॉकेट मनी सेम दे दिया गया। लेकिन ये इंसाफ नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो 20 साल वाला है उसकी नीड ज़्यादा है, ठीक है, और 5 साल वाले की नीड कम है। तो यहाँ पे हमें इक्वालिटी नहीं देखनी पड़ेगी, हमें इक्विटी, जितनी जिसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया। अब जैसे मेल और फीमेल को आप इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, रिलीजन भी इस तरह नहीं कर रहा। अब रिलीजन ने फीमेल को आधा हिस्सा क्यों दिया? क्योंकि उसको कंपनसेट किया है और बहुत सारी जगह पे बहरहाल वो रिलीजियस टाक हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। हाँ, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि वो आगे उसको कंपनसेट किया। हाँ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि इक्वालिटी नहीं, इक्विटी काम आती है। अगर वहाँ पे इक्वालिटी रखें
तो फिर उससे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हर जगह पे इक्वालिटी काम नहीं आती, बहुत सारी जगह पे इक्विटी की जरूरत पड़नी है जेंडर स्टडीज को पढ़ते हुए। ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी को है आइडिया? सर सब्जेक्टिव कह सकते हैं सर, एक होली सर जो एक रुके, सर पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल क्या है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर्सनल है और ऑब्जेक्टिव पर्सनल। हाँ बिल्कुल ठीक है। सब्जेक्ट में साइकोलॉजी में सब्जेक्ट कहा जाता है पेशेंट को या वो बंदा जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। तो उसकी जो थॉट है उसको सब्जेक्टिव थॉट कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि यार बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार, तो आप लोग ये सोचोगे कि यार अगर बाकी लोगों को गर्मी लग रही है और मुझे ठंड लग रही है तो ये मेरी सब्जेक्टिव थॉट है। हाँ, तो ये सब्जेक्टिव थॉट हुई ना जो बाकी लोगों से नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स इसको स्टडी करते वक्त हमने सब्जेक्टिव थॉट की तरफ नहीं जाना, हमने एथ्रोसेंटर नहीं होना, अपनी सोसाइटी को नहीं देखना, अपने रिलीजन को नहीं देखना, उससे निकल के ओवरऑल सारी दुनिया को देखना। मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि स्टूडेंट्स इवन 5वें 6वें लेक्चर में भी जाके अभी वो स्टूडेंट कहीं के घर में बैठा होता है ज़हनी तौर पे कि हमारी फैमिली में तो ये नहीं होता यार, ये तो अजीब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूज हो जाता है, वो उसको फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जैसे एक दफ़ा एक क्लास पढ़ाते वक्त 5वीं 6वीं क्लास थी, यानी 5वां 6वां लेक्चर चल रहा है जेंडर स्टडीज़ का, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही थी कि अगर हम एजुकेट करेंगे तो वुमेन एम्पावर होगी, जाहिर है उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। ये नहीं होगा कि वो अगर उसकी शादी हुई है तो वो बेचारी सिर्फ अपनी फूड सिक्योरिटी की वजह से मार खाती रहे। अगर वो पढ़ी लिखी है, कुछ कर सकती है, स्किल्ड है, तो वो अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाने के लिए वो वहाँ से डिवोर्स लेके अपना कोई ना कोई काम, कोई जॉब कर सकती है। तो ये इसको इसलिए एम्पावरमेंट के साथ रिलेट किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट और ये आपकी एजुकेशन को, वुमेन एजुकेशन। अच्छा, उसने स्टूडेंट ने एक फीमेल स्टूडेंट ने कहा कि एक दफ़ा हम लोग फलाना हॉस्पिटल गए, वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, कोई सिचुएशन ऐसी हुई कि किसी अटेंडेंट ने उस फीमेल को, नर्स को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि अगर वो फीमेल घर बैठी रहती तो फिर उसको थप्पड़ ना खाना पड़ता, वो बेचारी घर से निकली, जॉब पे आई है, इस वजह से उसको थप्पड़ पड़ा। देखिए सब्जेक्टिव थॉट तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की तरफ आते हैं, पॉसिबली घर बैठ के उसको रोज थप्पड़ खाना पड़ता है, और बाहर तो उसने एक खाया है, तो अब हो सकता है उस बंदे को उसने पता नहीं क्या कुछ उसके बाद फेस करना पड़ा, अगर आप जैसा वकील उसको मिल गया हो। तो मतलब बात करने का ये कि ये एम्पावरमेंट है। तो हमने अपने कॉन्सेप्ट, अपने दिमाग को इन चीज़ों में नहीं उलझा कर रखना कि हमारी सोसाइटी में ये नहीं है। आपने ब्रॉडर सेंस में देखना है, ठीक है, पूरी दुनिया को देखना है, पूरी सोसाइटी को देखना है। एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जेंडर स्टडीज की समझ आ गई और इसको पढ़ना किस तरह से ये भी समझ आ गई। किसी को अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो 10 दफ़ा पूछे, मैं 10 दफ़ा बताने के लिए तैयार, हेजिटेट नहीं करना। ये तो सर आप बुकलेट लेके आए हैं। जी बिल्कुल, ये यहाँ से आपको मिल जाएंगे, मैंने इनको दिए सारे नोट, आप उनसे ले लें। अगली क्लास में पहले आप फॉर्म में या बंदा अलग पेपर वो की फॉर्म में होंगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जी। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते मैंने आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दी है कि पढ़ना थी वुमेन स्टडीज ही है, लेकिन कहना जेंडर स्टडीज है, ठीक है। लेकिन बाय द वे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड जेंडर स्टडीज? हुआ ये कि पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जाहिर है फीमेल को फेस करना पड़ रही थी इन द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मॉडर्न नहीं इंडस्ट्रियल कहेंगे। ये सोसाइटी की स्टेजेस भी बढ़िएगा, या मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर नहीं आपको मिले इंटरनेट पर। तो सोसाइटी आज हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आ गए, ठीक है। अब तो मतलब हम लोग कंप्यूटर, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं, क्या इसको कहते हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है,
उसका भी बल्कि एंड चल रहा है, डिक्लाइन चल रहा है। अच्छा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब से हुई, जब से मैथ लेवल पे प्रोडक्शन शुरू हुई, तब से क्या हुआ कि फीमेल की पार्टिसिपेशन कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बढ़ना शुरू हुई। स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वार, जब बहुत सारे लोग ये फौज में चले गए, तो उनकी जगह जो बाकी सिविलियन पोस्टें थी उन पे वुमेन की ज़रूरत पड़ी। जब वो वार ख़त्म हुई, वो मेल वापस आ गए, फिर फीमेल को तो थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई थी, पैसे कैसे आने शुरू हो गए, उन्होंने कहा जी अब हम घरों में नहीं बैठेंगे। तो यहाँ से एम्पावरमेंट हुई और वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि इनके साथ तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये मतलब फोकस बना। फिर उसके बाद इसमें फेमिनिस्ट अप्रोच, फेमिनिस्ट थ्योरी पढ़ी है किसी ने पहले, ये सुना है? फेमिनिस्ट थ्योरी है, उसको भी हमने डिस्कस करना है, आपका चौथे पांचवें चैप्टर में होगा। और फेमिनिस्ट वेव्स हैं, ठीक है, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ठीक है, इस तरह 3 वेव्स हैं फेमिनिज्म। सेकंड वेव जो फेमिनिज्म की थी वो 1960s में, उस वक्त वुमेन स्टडीज़ एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे इमर्ज हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के साथ हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी काजेज़ जानने के लिए, जाहिर है अगर हमने किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो उसको सिस्टमेटिकली हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो ये एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे वुमेन स्टडीज़ इमर्ज हुआ प्रायर टू जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ उसके बाद आया, जब उन्होंने देखा कि सारे का सारा फोकस तो इसका वुमेन पे ही है, तो मेल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको तो एड्रेस करने के लिए, या मेल के अलावा और भी बहुत सारे जेंडर हैं, जैसे ट्रांसजेंडर हैं, थर्ड जेंडर, तो उन लोगों को एड्रेस करने के लिए भी जाहिर है कोई सब्जेक्ट चाहिए। तो वुमेन स्टडीज़ के बाद जेंडर स्टडीज़ इमर्ज हुआ, एक न्यू डिसिप्लिन है, 1990s में ये इमर्ज हुआ एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल ही इसका और भी ज़्यादा क्या नहीं कि सारा लिटरेचर ही बाहर का है। तो उस वजह से ये सब्जेक्ट अभी कह लें कि इनिशियल फेज में है, कुछ कन्फ्यूजन पाई जाती हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है या मल्टीडिसिप्लिनरी है, कैसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसको चलना चाहिए या उसके बगैर चलना चाहिए, कैसे ये सर्वाइव कर सकेगा। एक नया कंट्री जैसे बनता है, इसी तरह एक नया डिसिप्लिन बना है, इसको किस तरह से चलना चाहिए, आपका पहला चैप्टर इन चीज़ों के गिर्द घूमता है। बाकी जेंडर स्टडीज़ में वुमेन स्टडीज़ क्या है, तो सारे का सारा फोकस उसका वुमेन पे है, और जेंडर स्टडीज़ सारे के सारे जेंडर्स को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? थोड़ी बैटरी डाउन ना हो लगी है इस टॉपिक में। चले, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़, कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है या इंटरडिसिप्लिनरी है। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ ना आए, पेपर में आपको कुछ लिखना पड़ गया है और क्वेश्चन चॉइस आपके पास नहीं है, तो आप लिटरल मीनिंग की तरफ चले जाएँ, होपफुली आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो जिस तरह ये हम मल्टी डिसिप्लिनरी है जेंडर स्टडीज़ या ये इंटरडिसिप्लिनरी है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनके कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाते हैं, लिटरल मीनिंग। हाँ जी सर, पहले आपने जो टॉपिक बताया तो ये था कि जेंडर एंड वुमेन स्टडी, हाँ जी, डिफरेंस सारा डिफरेंस क्या है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ जेंडर स्टडी। सर हमें लिटरल मीनिंग जो सारा अगर हम जाएंगे तो सारा जेंडर स्टडी में मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे। सर यहाँ पे हमने बात सिर्फ फीमेल की करनी है, हमने यहाँ पे बात नहीं करनी। प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये एक कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को आपने दूर करके चलना है। मैंने स्टार्ट में जैसे बात की कि इसका जितना मटेरियल हमें मिलेगा ना, जब भी हम जेंडर स्टडीज़ को स्टडी करने जाते हैं ना, हमें मोस्टली मटेरियल इसी चीज़ में मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन फीमेल की बेसिस पे हो रही है, फीमेल के साथ हो रही है। तो इसलिए ज़्यादातर डाटा आपको स्क्वेयर्ड मिलेगा, जितने सर्च पेपर मिलेंगे उसमें डिस्क्रिमिनेशन 90% से ज़्यादा में ये फीमेल के साथ हो। लेकिन आपने उस चीज़ को जहन में नहीं रखना, आपने जहन में ये रखना है कि हमारा टॉपिक वुमेन स्टडीज़ नहीं है, जेंडर स्टडीज़ है। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उनको नहीं देखना, आपने बाकी जेंडर्स को भी देखना। स्टूडेंट्स कुछ जेंडर ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप क्लास में डिस्कस नहीं कर सकें, आप उनको पढ़ लीजिएगा,
जैसे ट्रांसजेंडर है, ट्रांससेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, गेज हैं, लेस्बियंस हैं, इनको स्टडी कीजिएगा, ये सारे के सारे ये भी जेंडर्स हैं, ठीक है। तो इन सब लोगों के अपने अपने राइट्स हैं। अब हमारी सोसाइटी में लेस्बियन या गे को तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे आके, और उस पर बात करने से शाये हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा इस्लामिक माहौल है, हम लोग मेल फीमेल इकट्ठे बैठ के इस तरह की बात थोड़ा हेजिटेट करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। आपने इसमें सिर्फ वुमेन को फोकस नहीं करना, आपने डिस्क्रिमिनेशन, वो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अगर पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज क्या कहता है कि अगर पाकिस्तान में एक लड़की के साथ शादी करना चाह रही है, तो अगर सोसाइटी इसको अपोज कर रही है तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने आपको कहा कि आपने अपने घर में नहीं रहना, अपनी सोसाइटी में रहना। वाई ये जो कॉन्सेप्ट है, हमने स्टार्ट में एथनोसेंटर की बात की, हमने कल्चर की बात की, मैंने आपको चांद पे जाके जमीन को देखने की बात की, इसलिए की कि आपको आप नैरो नहीं रहे, आपको ब्रॉडर होकर सोचना। बाय द वे, रिलीजन को साइड पे करके सोचें, ठीक है। अब सोचें एज अ ह्यूमन, आप मेल हैं, आप एक मेल के साथ शादी करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, रिलीजन को साइड पर रखें। तो सोसाइटी अगर आपको नहीं देती है इस चीज की इजाजत, आपके साथ जाती नहीं, नेचुरल आपका राइट है, आप जैसे जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, एक फीमेल के साथ शादी करना चाहते हैं। देखिए ये हम लोग क्योंकि इस तरह का माइंड नहीं रखते ना, हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, तो क्या है, हम एथनोसेंटर हम करते हैं, यार तौबा अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह, ये क्या बात करते हैं, ठीक है। तो मेल के साथ शादी कैसे हो सकती है? अगर ये शादी होगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? ये तो दुनिया का निज़ाम ही खत्म हो जाएगा। यार ये कितना बड़ा गुनाह है, ये सोच भी कैसे दिया? ये हमारी सोसाइटी, ये हम एथनोसेंटर हो जाते हैं जब ये बातें करते हैं। इसलिए मैंने आपको टर्म एथनोसेंटर पढ़ाई जो हमारे पूरे के पूरे कोर्स आउटलाइन में नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप उस हॉल से बाहर आ जाए, कुएं के मेंढक ना पड़े, बाहर आए, सारी दुनिया को देखें, न्यूट्रल होकर सोचें ये सब्जेक्ट इस तरह से, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इस तरह से आए। अदरवाइज आप स्क्यूड रहेंगे। स्क्यूड का पता है? स्टैटिस्टिक्स वाले बताएंगे। हाँ जी, स्क्यूड डाटा होता है जो आपका ग्राफ होगा, ये इसको तकरीबन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, और ये होती है स्क्यूड, ठीक है। यानी एक तरफ झुका हो, यानी मैं इधर बात करते वक्त अगर मैं सारी साइड लेता हूँ मेल की या फीमेल की, तो उसका मतलब है कि मैं स्क्यूड हूँ, मैं बराबरी से नहीं चल रहा, ठीक है। एक तरफ झुक जाना, किसी की तरफ झुकाव रखना, स्क्यूनेस होता है। ये दो स्टैटिस्टिशियंस की आवाजें आई थी यहाँ पे, उनको ज्यादा पता हो गया। स्क्यूड के स्पेलिंग बता दें जी, SKEWED, हाँ, स्क्यूड, खिंचा हुआ, झुका हुआ किसी तरफ, ठीक है। तो जब आप स्क्यूड होते हैं तो आप भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ यहाँ पे फीमेल की ही बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आप भी स्क्यूड हैं, आप फिर वो वुमेन स्टडीज की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये टॉपिक दरमियान में आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज, ताकि स्टूडेंट को पहले समझ में दोनों पोर्शंस को फिर हम करेंगे डिफाइन मेल को फीमेल। हाँ, लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, सर आपने तो आप फीमेल्स का पोर्शन ज्यादा करेंगे, इक्वालिटी तो नहीं है। आपको ज्यादातर डेटा यही मिलेगा कि डिस्क्रिमिनेशन फीमेल कैटेगरी। दूसरा, जब आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे तो अगर आप ये लिख देंगे कि डिस्क्रिमिनेशन मेल के साथ हो रही है, जाहिर है इसी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका क्वेश्चन गलत हो गया। कॉन्सेप्ट आपने पूरा समझना है, वो मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपने उसको ध्यान में रखना है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी उस तरफ को जाती है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करते हैं तो क्वेश्चन ऐसा आता है जो हमारी सोसाइटी से हट गया है। जनरली आपसे पूछ लिया जाता है कि जेंडर के पर्सपेक्टिव में गेज या लेस्बियन जो हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली उनको करना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, रिलीजन से हट के जनरली मतलब बाकी चीजें। टाइम देखिएगा ताकि उसके हिसाब से हम 8:30 बजे तक टाइम बहुत रिलीजन ने फजूली बात कर दी है। हाँ, रिलीजन ने फजूल बात कर दी है। ये फजूल की बात करने का हम ये नहीं कह सकते। ऐसा कोई ना कोई रीजन होगा। ऐसा मुस्लिम, हाँ, रिलीजन आपको गाइड करता है,
ठीक है, कि आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, किस सिचुएशन में आपने किस तरह से चलना है। आप देखें ना, अरे ये तो बात तो गलत है। अगर हम इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, अगर मेल मेल के साथ शादी करना शुरू करते हैं, फीमेल फीमेल के साथ शादी करनी शुरू कर रहे हैं, तो दुनिया तो खत्म हो गई। जाहिर है, लड़कियां लड़की के साथ शादी करेंगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, ठीक है, इंसान की नजर ही खत्म होगी। ठीक है, इसी तरह मेल मेल के साथ शादी करेंगे तो ये भी गलत है। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। लेकिन बात वही है कि हम नेचर से निकल के सोसाइटी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये नहीं है कि सारी दुनिया ने तो ये काम नहीं करना, उसमें चंद एक लोग या कुछ लोग, उसको चाहे 10% है 20% है, अगर वो इस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो दे शुड बी अलाउड। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन है उनके एंड पे कि आप उसको एंटर करेंगे नहीं कि आप जो पैटर्न चल रहा है उस पर चलें। ठीक है, कुछ लड़कियां हैं वो लड़कों वाले कपड़े पहनती हैं और मतलब जो सेटअप बिल्कुल लड़कों की तरह नहीं रखती हैं, उसको लड़का ही समझती हैं। तो सर ये किसमें है? देखें, ये वो उसका जो जेंडर है ना, देखें मैं वही बात, ये स्टार्ट में हमने जैसे बात की, बेसिकली वो तो वुमन है, हाँ जी, तो उसको बायोलॉजिकली शी इज अ फीमेल। ठीक है, और उसने मस्कुलाइन और ये जो फेमिनाइन ट्रेट है ना, तो फेमिनाइन ट्रेट उसने छोड़ के मस्कुलाइन ट्रेट अपनाने शुरू कर वो अपने घर वालों का मेरा होता है। हाँ जी, बिल्कुल, लड़के होते हैं, लड़कियों को मेहंदी लगाने का शौक होता है, डोरियां बजाने का शौक होता है, और इस तरह के बहुत सारे। हाँ जी, हाँ हाँ जी, तो बहरहाल ये देखें, इसी तरह ये दोनों तरफ है। सर इनकी जेंडर कैसे कौन सी है? अच्छा, हाँ, इनकी जेंडर कौन सी होती है? ये इसको करेंगे डिस्कस। पहले ये इस चैप्टर को खत्म कर लें। वो जेंडर आप पढ़ के आइएगा, या मैं उसके साथ भी वैसे मैंने लगवाए थे 2 पेज, उसमें काफी सारे जेंडर हैं। ठीक है, कुछ लोग ऑपरेट करवा के अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं हार्मोनल चेंजेस के साथ। कुछ लोगों में नेचुरली हार्मोन इस तरह के डेवलप हो रहे हैं, तो जेंडर बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन मेजर उसमें यही है कि ये जो नेचुरली पाए जाते हैं ना, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, ये 3 यूजुअली हमारी सोसाइटी में स्टडी किए जाते हैं, लेकिन जेंडर इससे हट के भी है। तो बहरहाल हमने सभी को एड्रेस करना है, ब्रॉडर होकर सोचना है, तभी इन चीज़ों की समझ आ रही है इस चैप्टर की, सॉरी इस जो आपका है सब्जेक्ट। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे ना, उसमें एक और चीज़ होती है बैक एंड पे, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इन्फ्लुएंस करता है। कुछ लोगों में, कुछ फीमेल में मेल हार्मोन की क्वांटिटी नेचुरली ज़्यादा बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। ठीक है, उस वजह से बायोलॉजी वाला कौन है? वो है, हाँ जी, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस तरह का? कुछ पढ़ा आपने जो मेल हार्मोन फीमेल में ज़्यादा प्रोड्यूस होना है, उस वजह से मस्कुलाइन ट्रेट? अच्छा, नहीं अभी नहीं पढ़ा। बहरहाल इस चीज़ को भी देख लीजिएगा, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। जो कुछ पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है। ये बेसिक गोल हमारा ये। अच्छा, मल्टी नेचर की बात कर रहे थे, मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नया है। ठीक है, इसके बारे में ये एक बहस पाई जाती है कि ये क्या सब्जेक्ट है, क्या अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्या ये मल्टी डिसिप्लिनरी है या इंटरडिसिप्लिनरी? कोई भी नया सब्जेक्ट जब हिम्मत होता है ना, उसमें सारे के सारे लोग, अब देखें ना, आज हम एक नया सब्जेक्ट लॉन्च करते हैं, हम सभी मिलकर, उसका स्पेशलिस्ट कौन होगा? हमें तो कोई भी नहीं है। कोई स्टैटिस्टिशियन बैठा है, कोई बायोलॉजी से है, कोई केमिस्ट्री से है, कोई बायोकेमिस्ट्री से होगा, कोई सोशियोलॉजिस्ट है, कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। अच्छा, अब उनसे पूछा जाए कि एक नई स्टडी डेवलप हुई है, फर्ज करेंगे तो ट्रांसजेंडर में हम स्टडी एक नया सब्जेक्ट लॉन्च कर दिए। अब उसमें आपकी थ्योरी एज अ स्टैटिस्टिशियन कुछ होगी, एक केमिस्ट्री वाले की कुछ होगी, बायोलॉजी वाले की कुछ होगी। उन सभी की अप्रोचेस को मिला के हम एक बुक बना लेते हैं या एक डिसिप्लिन बना लेते हैं कि ये डिसिप्लिन है और ये चीज़ों को हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मल्टी डिसिप्लिन, सबके डिसिप्लिन अलग अलग है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट क्या होगा? मल्टी डिसिप्लिन। सही है। एक और एग्जांपल छोटी सी, क्योंकि जब हम उसको इंटरडिसिप्लिनरी को स्टडी करेंगे तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। उस कंफ्यूजन को यहीं पे मैं दूर कर, आपके पास एक लाइट है, आपने देखा ये 12 नंबर पे लाइटें लगाई होती हैं। ठीक है, उसमें कुछ लाइटें तो होती हैं
ब्लू कलर की वो जो लड़कियां से लगाई होती है, ग्रीन होगी सर। कुछ ग्रीन होती है, कुछ रेड होती है, कुछ वाइट होती है। ज्यादातर 12 रुपए लेवल पे जो लगाई जाती है वो ग्रीन होती है, और कुछ पे मल्टी कलर भी होती है, ऐसे है ना। तो मल्टी कलर हम किसको कहते हैं? इसमें रेड भी नजर आ रहा है, ग्रीन भी, वाइट भी, और एक से ज्यादा कलर है तो वो मल्टी कलर है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, क्या सारे कलर मिलके एक नया कलर बना रहे होते हैं, या सभी का अपना अपना तशख्खुस बरकरार रहता है? जैसे आप फीमेल, आप कहते हैं मल्टी कलर, किसी धागे को या किसी दुपट्टे को आप कह देते हैं, किसी कपड़े को कहते हैं मल्टी कलर, उसमें सारे कलर नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मल्टी कलर। तो मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है? वो सब्जेक्ट जिसमें आप लोग अपने अपने डिसिप्लिन में रहते हुए अपनी अपनी थ्योरीज को, अपने अपने डिसिप्लिन को इस्तेमाल करते हुए एक नया नॉलेज बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने अपने सब्जेक्ट में रहेंगे, उन्हीं अप्रोचेस को यूज करेंगे। अब इंटरडिसिप्लिनरी, इंटर क्या होता है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्या होता है? एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है, तो क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीज के लोग मिलके एक ही मैच में, एक ही स्टेडियम में, एक ही कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो कॉन्सर्ट एक है, वो मैच एक है, वो स्टेडियम एक है, वो मेला एक है जिसमें सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो क्या है? इंटरनेशनल है ना, ठीक है। तो सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए किसी एक मकसद के लिए और एक नई चीज बनाई। या आप ये कह रहे हैं कि बेसिक कलर है रेड, ग्रीन, कौन कौन से बुनियादी कलर, फिजिक्स वाला कौन है? नहीं है फिजिक्स। प्राइमरी कलर किसको कहते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू है, येलो नहीं है। RGB, ये याद रखिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, इनके मिलने से नए कलर बनते हैं। अगर हमें येलो कलर बनाना है तो हमें उसमें 2 कलर 3 कलर मिलाने पड़ेंगे। जब उनको मिलाते हैं तो वो पिछले कलर अपनी असल शख्सियत को खत्म कर लेते हैं, अपनी शराब को, और एक नया कलर बना लेते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या है कि मल्टीपल डिसिप्लिन से लोग मिल के नई थियरीज डेवलप करें। बाय द वे, इस स्टेज पे पहुंचने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टार्ट में तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा ना। अब इसमें बहस ये चलती है जनरल स्टडीज में कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है या इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। तो कुछ लिटरेचर आपको ये मिलता है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, कुछ लिटरेचर आपको ये मिलेगा कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, कुछ लोग कहेंगे कि ये इंटरडिसिप्लिनरी। आपने दोनों ही चीज़ों को डिस्कस कर देना है, मैंने दोनों ही चीज़ें नोट्स में डाल दी, ठीक है। वो अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे है, और मल्टीडिसिप्लिनरी है तो तब वो कैसे है, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। 2-4 मिनट मोहलत दे दें, आपका ही फायदा है। अच्छा, उसके बाद, हाँ, उसके बाद एक और डिबेट है इसमें, जर्नल डिबेट है कि इस सब्जेक्ट को कैसे चलना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए या इसको इंटीग्रेट होना चाहिए। इंटीग्रेशन का पता है? हाँ, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेट होना लिमिटेड है नहीं, वो लिमिटेड आपकी बात टू सम एक्सटेंट ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं। फिजिक्स वाले कोई है नहीं, फिजिक्स मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल याद है। आपने प्रोसेसर देखा होगा कंप्यूटर का, या आईसी सुना होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, यूं उसकी टांगें होती हैं, ठीक है, जिनको सोल्ड किया जाता है। यहाँ से करंट ले रहा है, यहाँ से कोई आउटपुट दे रहा है, यहाँ से फिर इन ले रहा है, यहाँ से आउट दे रहा है, इस सारे प्रोसेस को कहेंगे इंटीग्रेटेड। ये इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, इसलिए आईसी कहा जाता है फिजिक्स में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या है? किसी चीज के साथ मिल जाना, ठीक है। और ऑटोनोमस, आपको पता है ऑटोनोमस बॉडी, आजाद, ठीक है। तो इसमें बहस ये चलती है, एक असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे कोर्स ऑर्डिनेंस है और एक 2 दफा ये पेपर में आ चुका है। बहस बदूल लगती है, बकवास लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों को शायद बोरिंग लगे, कोर्स आउटलाइन में है तो आपने इसको डेफिनेटली अंडरस्टैंड करना, पेपर में आ सकता है। अब बाय द वे, इसमें कोई शक नहीं कि स्टूडेंट ये सोचेगा कि यार मैं सब्जेक्ट पढ़ने आया हूँ, मुझे इस चीज़ से क्या
कि इस सब्जेक्ट को किसी डिसिप्लिन और के साथ मिलकर चलना चाहिए या इसको एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इमर्ज होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे कोर्स आयोजन का हिस्सा है इसलिए हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको किसी और फील्ड ऑफ स्टडी के साथ मिलकर चलना चाहिए, जैसे सोशियोलॉजी है या वुमेन स्टडीज है, उसके पैरेलल उसके साथ इसको चलना चाहिए, फिर ये सर्वाइव कर सकेगा। और कुछ लोग इस चीज़ पे बात करते हैं नहीं, एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इसको स्टडी किया जाना चाहिए, सेपरेट डिसिप्लिन इसको मर्ज होना चाहिए, फिर ही इसकी थ्योरीज बनेगी। दोनों ने अपने अपने 3-3, 4-4 पॉइंट हैं, नोट्स में मैंने लिख दिए हैं, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो टाइम आपका हो रहा है। ये जो आखिरी एक इसमें टॉपिक होगा स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, उसको हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। क्या टॉपिक हो रहा था? ये स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको स्टडी भी कर रहिएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने थे यूनिवर्सिटीज में और फिर उसको मतलब कैसे ये मर्ज हुआ, हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना कैसे शुरू किया गया, ये बेसिक चीज़ें हैं थोड़ी सी, शायद यहाँ तक आपको बोरिंग लगे। अगली ये जो आप आखिरी हमने 2-3 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, बेसिक्स हैं कि एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिबेट चलनी है, जो कुछ हमने स्टडी करना है नेक्स्ट, वो सारे का सारा क्या है, वो फेमिनिस्ट थॉट्स हैं, ठीक है, फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं, फेमिनिज्म की टाइप्स हैं, ठीक है। फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिस्ट थ्योरी है, थ्योरी क्या है, थ्योरी पे बात करेंगे, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और फेमिनिस्ट वेव्स कब कब चली, इन चीज़ों को लेना है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे बातें, ये टोटल आपका कोर्स होता है, हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करा। दरअसल आज जो अब तक हमने डिस्कस किया, मैं वाइंड अप इसलिए कर रहा हूँ, आखिरी टॉपिक नहीं कर रहा कि आप लोग, जाहिर है एक तो टाइम हो रहा है, कुछ लोगों का जाने का भी जाहिर है, स्पेशली फीमेल के साथ ये होता है। सर ये 2016 से गवर्नमेंट शुरू हुआ है ना जेंडर स्टडीज, इसमें CSS में, हाँ जी, वो उसको छोड़े, हमने इसको लेना है कि ये पाकिस्तान में कब से लॉन्च हुआ और ये क्या ज़रूरत थी। क्या मैं कुछ सोचा था, मैं ये चाह रहा था कि 4-5 साल की गुजरे उनका पेपर ले लेते, वो हम करेंगे डिस्कस। स्टूडेंट उसमें ये है कि 3-4 क्लासेस स्टूडेंट हैं, आप लोगों की पार्टिसिपेशन में फिर कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्लासेस के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमने लिखना कैसे। फिर उसके बाद क्या है कि हम एक पेपर ले आएंगे, यहाँ पे उसका 1 या 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे भी ज़्यादा बेटर अप्रोच ये है कि आप पेपर निकालें और अपने तौर पर स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट करने का ले आएँ। अच्छा, और उसमें हम क्या करते हैं, मेरी जो अप्रोच होती है मैं ये करता हूँ कि वो पेपर यहाँ पे रख के उसको डिस्कस करते हैं फिर क्लास में कि ये क्वेश्चन था, स्टूडेंट आप बताएं क्या आंसर होना चाहिए, स्टूडेंट ने क्या लिखा, फिर हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल इसमें लिखना क्या चाहिए था। वो स्टूडेंट की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कुछ स्टूडेंट शाये होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर आप डिस्कस नहीं कीजिएगा, बस मुझे, मैं आपको मैसेज करूँगा या करूँगी तो आपने बस मुझे बता देना है कि ये ठीक था या नहीं था, या इस पर कमेंट्स लिख कर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या अगली क्लास में वापस दे दीजिएगा। मैं उसके लिए भी आपके लिए विलिंग होगा। एक स्टूडेंट ने, किसी ने भी नहीं डिस्कस करना, कोई ना करे, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि डिस्कस हो जाए। मैं वही कहता हूँ कि आप गलती यहाँ पे करें, पेपर में गलती नहीं करें, ठीक है। मेरे सामने गलती करें, टीचर के सामने गलती, कोई गलती नहीं है। गलती वो है जो हमने वहाँ पे जाकर, वो गलती से पहले जब हम सारे प्रोसेस में गो थ्रू होके जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच है। 2-3 क्लासेस गुजरते हैं, उसके बाद हम पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आप करें, हर हफ्ते एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लें, आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि आप राइट डायरेक्शन में सोच रहे हैं या रॉन्ग। सर आपको बुक से हटके कोई और बुक पढ़ने की जरूरत है? नोट से हट के, हाँ जी बिल्कुल, आप मैं रिकमेंड करूँगा। कुछ मटेरियल भी साथ साथ मैं आपको ग्रुप में शेयर करता रहूँगा। आपके ग्रुप में तो मैं अभी ऐड नहीं हूँ, मैं अभी उनसे कह सकता हूँ वो मुझे ग्रुप में ऐड कर देते हैं। एनी टाइम यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम। आप रात को 2 बजे भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है, उसको लेके परेशान नहीं होना, आपने मुझे उस ग्रुप में कर देना है। या मुझे, अगर आप शाये हैं तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, मैं जो ही देखूँगा, जो ही मेरे पास टाइम होगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। किसी ने यहाँ से क्लास ख़त्म होने के बाद, आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद भी 9 क्लासेस हैं आपकी, उसके बाद भी आपको कभी कन्फ्यूजन हो, आप इस साल अभी नहीं होना चाहते, अगले साल भी है, यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम विदाउट एनी चार्जेस। कोई इसमें कोई नहीं है ऐसी कोई बात, मैं आपके लिए अवेलेबल। आपने घबराना नहीं। हाँ जी, बात नहीं, वो नहीं, आप उनके साथ मुझे कंपेयर ना करें। ऑल्दो वोट मैंने उनको दिया था, लेकिन फिर भी आप, हाँ जी ठीक है।
हाँ जी, ऑटोनोमस ये है कि देखें, वेरी सिंपल एग्जांपल, एक लड़का है, उसकी शादी हो, ठीक है, चलो उसने लव मैरिज कर दी, फैमिली से बाहर, अब उसको सरवाइव करने के लिए वो जॉब तो करता है, सैलरी तनख्वाह, कहता है ना प्यार से करा पर तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, तो अगर उसकी तनख्वाह भी कम है या बहुत ज्यादा है, चले वो फैमिली के साथ रहना पसंद करेगा, ये फैमिली से हट गया, तो दोनों तरफ इसको कुछ बेनिफिट्स होंगे। फैमिली के साथ रहने में बेनिफिट क्या है, कंबाइंड फैमिली में जाहिर है उसका एक्सपेंस कम होगा, फैमिली उसकी वाइफ को एक्सेप्ट कर लेगी, और जाहिर है एक ये तो नहीं ना कि शादी कर ली है तो बस अब मिसेज ही है तो बाकी बहन भाई है फैमिली, जाहिर है उसको वो नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ रहेगा तो उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। हम आर्ग्यू अगर उसको सपोर्ट करेंगे इस मतलब फैमिली के साथ रहने को, तो हम ये आर्गूमेंट देंगे, और अगर हम ये कहते हैं कि नहीं उसको अलहदा से रहना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं यार वो उसकी तो अपनी पसंद की शादी थी, मिसेज उसकी घर रहेगी, वो तो जॉब पे जाएगा, फैमिली वाले पता नहीं क्या सलूक करेंगे क्या नहीं करेंगे, मिसेज के साथ वो तो अच्छा समझते नहीं है उसको, या मिसेज खुद ही नहीं रहना चाहती, तो खुद से अपना बस सेपरेट, उसको बेशक अपना घर नहीं है उसको किराए पे घर लेके अपने करना चाहिए, तो ये है ऑटोनोमस है। और पहले वाला इंटीग्रेशन है कि आप उसकी सिस्टम के साथ जुड़े रहें। तो यहाँ भी जो डिबेट है वो ये है कि ये सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर इमर्ज तो हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटीज में जब इसको पढ़ाया जा रहा है तो क्या इसके लिए एक सेपरेट से डिपार्टमेंट होना चाहिए, या इसको किसी न किसी दूसरे जैसे वुमेन स्टडीज़ है उसके साथ जुड़ के अभी चलना चाहिए, और जब ये ब्रॉडर हो जाए, मेरा तो ख्याल है कि अभी इसको जो है इंटीग्रेशन के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि ना इसकी अपनी थेरीज है हमारी सोसाइटी में, कुछ अभी तक डेवलप नहीं हुआ कुछ इसके हवाले से ना मटेरियल, तो बेटर तो ये है कि ये इंटीग्रेट रहे। लेकिन ऑटोनोमस वाले ये कहते हैं कि अगर ये इंटीग्रेट रहेगा तो उसको बड़ा टाइम लगेगा मतलब डेवलप होने में एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, तो अभी से सेपरेट हो, इसकी अपनी थेरीज हो, इसमें अपनी वो PhD करवाना शुरू करें और बाकी सारी चीज़ें, तो फिर ये डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये एग्जाम्पल से आपको जाहिर है एग्जाम्पल देने का मकसद क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल होते ही इररिलेवेंट है लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी करवा देते, ये आप पेपर में तो एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए ये मैंने एग्जाम्पल दिए, अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मकसद ये था कि आपको 2 लफ्जों में वो चीज़ की समझ आए। स्टीरियोटाइप कौन एक्सप्लेन करेगा, आपने बोला, आपको पता स्टीरियोटाइप क्या होता है? दकियानूसी, यानी हाँ दकियानूसी क्या होता है? आपकी छाप लगा दी गई है ना, यानी ये स्टीरियोटाइपिंग है कि देखें आप पिंक कलर क्यों नहीं पहन सकते, या लड़कियां ब्लू कलर क्यों नहीं पहन सकती, पहनने में तो कोई इशू नहीं है, मेल को पिंक कलर पहनने से कोई बीमारी तो नहीं लग रही, नहीं नुकसान जरूर होता है, ये स्टीरियोटाइपिंग है। हाँ जी, नहीं सुपरस्टिशियस कुछ और है, वो कुछ और है, ये सर ये कहते हैं बरादरी से बाहर ब्याह नहीं करना। हाँ जी, आप पसंद की मैरिज को शादी को अपोज करना शुरू कर दें, ये भी स्टीरियोटाइपिंग हमारी सोसाइटी में, बाय द वे इसमें नुकसान क्या है, तो ये स्टीरियोटाइपिंग ये है कि किसी जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, वो वाले स्टीरियोटाइप्स, वो वाली छाप जिसकी वजह से किसी जेंडर को नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, हाँ रिजेंडर्स की वजह से। क्लियर है जी? ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। Thank you.